इज़हारे दिल इस कलम निदा हुसैन किस नम सेकंड लास्ट एपिसोड। अयान ये सब आयशा जो महर की कॉल से फ़ौरन ही हॉस्पिटल से वापस आई थी, कमरे में हाथों में सर गिराए बैंडेज और फटे होंठ के साथ बैठे अयान को देखकर चीख पड़ी। हवेली दाखिल होते ही मुलाजमा से उसे अमान की मौजूदगी, शामिर की ख़राब तबीयत और अयान के साथ अमान का झगड़ा मालूम हो गया था, पर वो इतना शदीद होगा वो इससे अनजान थी। प्लीज़ आयशा, इस टाइम कुछ मत कहना, मुझ में कुछ भी सहने की हिम्मत नहीं है। कुछ देर पहले ही अयान शामिर की मिन्नत करके इसे इंजेक्शन लगा कर आया था, पर बहुत फ़ोर्स करने के बावजूद भी वो उसे कुछ खिलाने पर राज़ी नहीं कर पाया, तो नाराज़ होता कमरे में कैद हो गया। अयान तू ठीक है ना? महर से सारी बात सुनने के बाद दानियाल अयान को देखने इसके पास आया, पर कमरे में आयशा की मौजूदगी और अयान की हालत पे इसका गुस्से से बोलना दानियाल की हिम्मत ही नहीं हुई अंदर जाने की। इसीलिए दरवाजे के बाहर ही रुक गया। भैया मैं ठीक हूँ, पर शामिर भाई ठीक नहीं है, ना कुछ बोल रहे हैं और ना ही ट्रीटमेंट करवा रही हैं। प्लीज़ आप बात करें इनसे। अयान की जैसे ही नज़र दानियाल पर पड़ी, भागकर इसके गले लगा। उसे कुछ देर अकेला छोड़ दो अयान, वो ठीक हो जाएगा। शामिर की हालत दानियाल बेहतर समझ सकता था। अमान का सबके साथ बिहेवियर, शामिर पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाना और शाका उसको थप्पड़ मारना। शामिर इस वक़्त जिस फ़ेज़ से गुज़र रहा था, तन्हाई इसका बेहतरीन हल था। अकेले रहकर कब कोई ठीक हुआ है भाई? और वो जो हम सबको यहाँ से भेजने की ज़िद लगाकर बैठ गए हैं, इसका क्या? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं कहीं नहीं जाऊँगा उन्हें छोड़कर। अयान की बात पर आयशा एकदम चौंकी। ऐसी कोई बात तो इसके इल्म में नहीं थी, उसके कहने से क्या हम सब चले जाएँगे? दानियाल को भी शामिर की इस बात ने बहुत दुःख पहुँचाया था। किसी एक की गलती पर सबको सज़ा देना कहाँ की अक्लमंदी है। शाह से इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी दानियाल को। इसने तो मिनाल, अली और फ़रगाम का भी लिहाज़ नहीं किया। इन सबको भी घर से निकलने का बोल दिया। वो तो तीनों समझदार थे, जो हालात की नज़ाकत को समझकर खामोश रहे। अगर कोई पुठे दिमाग का बंदा होता तो इन सबको हुरैन के सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती। वो जो पागल दोपहर से नीचे बैठा है ना, वो भी नहीं कहीं जाएगा। अपने पागलपन में इतनी बड़ी बात तो अमान कर बैठा था, पर हवासों में आते वो खुद से नज़रें तक नहीं मिला पा रहा था। दानियाल का सबसे पहला सामना ही अमान से हुआ था, पर इसका झुका सर दानियाल पर इसकी शर्मिंदगी ज़ाहिर कर गया और जायदाद के पेपर्स यूं के तू टेबल पर बिखरे पड़े थे। अमान समेत किसी ने भी उन्हें हाथ तक नहीं लगाया था। इसके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी भैयू। अयान आयशा के सामने अमान के लिए नाराज़गी ज़ाहिर नहीं करना चाहता था, कहीं वो अमान से तलख़ ना हो जाए, इसीलिए इसके ज़िक्र से बचने लगा। और अदन, क्या उससे भी भूल बैठा है तू? दानियाल को सबसे ज़्यादा फ़िक्र ही अदन की थी, जिसने रो रो कर अपना बुरा हशर कर लिया था। खामोश करवाने पर हर बार एक ही बात कहता कि इसकी वजह से इसके आँसू हर्ट हुए। ओह नो! भैयू कहाँ है वो? अदन तो अयान के ज़हन से फरामोश हो गया था। पागल जंगली कहीं का, कहाँ से वो एक डॉक्टर लगता है, बात करने की तमीज़ नहीं है इसे। मिनाल का गुस्से के मारे बुरा हाल हो रहा था। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि अमान ऐसा भी हो सकता है। इसके दिमाग में जो अमान का इमेज था, वो मौजूदा अमान से बहुत मुख्तलिफ था। इसे तो देखकर बच्चे तो क्या बड़े तक डर गए थे। यार मिसेस, अब आप क्यों अपना बीपी हाई कर रही हैं? छोड़ भी दें बेचारे को। मिनाल जितनी गुस्से में थी, अली इतना ही रिलैक्स था और शाम से इसी कोशिश में था कि मिनाल का मूड ठीक हो जाए। वो तो अयान तक से लड़ पड़ी थी। अब वो तो हुरैन तक से लड़ पड़ी थी। अब भला इस बेचारी का इसमें क्या कसूर? वो तो खुद सबसे शर्मिंदा थी, जबकि ज़ीनिया तो शर्मिंदगी के मारे अपने कमरे से ही नहीं निकल रही थी। आखिर अमान इसका शौहर था, जिसने किसी को भी बेइज़्ज़त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपको इससे क्यों इतनी हमदर्दी हो रही है? हाल देखा है अपना? धक्कम-बेली में अली का सर दीवार पे जा लगा था, जिससे इसके माथे पर खून की एक लकीर बन गई थी। अभी कुछ देर पहले ही मिनाल ने इसकी ड्रेसिंग की थी। पापा, अदन के पापा बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। मिन्हा अली के माथे पर हाथ रख के एकदम से रो पड़ी। वो तो बिल्कुल सहम गई थी। मेरी जान, ऐसा ऐसा नहीं बोलते, वो भाई-भाई हैं आपस में, और भाइयों का प्यार ऐसा ही होता है। अली नहीं चाहता था कि बच्चे कुछ भी बुरा सोचें, इसीलिए प्यार से मिन्हा को समझाने लगा। अयान चाचू ने उन्हें चीट किया मज़ाक-मज़ाक में, पर इनको तो अभी गुस्सा है ना, जब उन्हें इनके मज़ाक का पता चलेगा तो वो सॉरी कर लेंगे अयान चाचू से। अली को अमान शाह की फ़ेवर में देख राफ़े ऑफ मूड लिए बाहर निकल गया। अदन, आचू, आई एम सॉरी, मेरी वजह से उन्होंने आपको माँ। घुटनों में सर दिए टेरेस की सीढ़ियों में बैठे अदन ने अपना नाम पुकारे जाने पे अयान का गुमान करते रोते हुए माफ़ी मांगी, पर सूट बूट में खड़े अमान शाह को देख एकदम से रुक गया, जिसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। पर अदन अभी इतना समझदार नहीं था कि आंखों को पढ़ पाता। आप यहाँ पे क्यों आए हैं? चले जाएँ यहाँ से। अदन एकदम से शाउट हो गया। बेटा, आई एम सॉरी, मैं वो सब करना नहीं चाहता। फिर भी आपने आचू को इतना मारा। अमान की बात काटते अदन तेज़ी से बोला, लहज़ा अभी भी गुस्ताखी लिए हुए था। आची आज तक मुझसे नाराज़ नहीं हुई। मम्मा की जब भी तबीयत ख़राब होती या जब भी मुझे आपकी याद आती, मैं आचू और आची के पास चला जाता और वो मेरी इतनी केयर करती कि आपकी याद तक भूल जाती। पर आज आपने इनको मुझसे नाराज़ कर दिया। आई हेट यू। फूट-फूट कर रोते अपने बेटे को खुद से लगाने के लिए करीब होते अमान को अदन ने धक्के से दूर करते चीख कर कहा, अदी, आपको ये सिखाया गया है? किस तरह से बात कर रहे हो आप? अदन को ढूँढने के लिए ऊपर आई आयशा ने जब अदन का रवैया और अमान की नम आँखें देखी, तो खुद को कंट्रोल ना करते अदन को डाँटने लगी, जो इसको देखते ही गले से लग गया था। आची, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आचू और मीरू हर्ट हुए। अगर मुझे पता होता कि ये ऐसे हैं तो मैं इन्हें यहाँ लाता ही नहीं। इनसे कहीं चले जाएँ यहाँ से। आई फील शेम माई सेल्फ। अमान ने अपने पीछे अदन की बिलखती आवाज़ सुनी और दिल पर बोझ लिए वहाँ से हट गया।
शाह कुछ खा लें। परीक्षे परहेजी खाने की ट्रे टेबल पर रखती शामिर के पास आती प्यार से बोली, जो खिड़की में खड़ा ना जाने किस सोच में गुम था। शामिर को ज़मीन पर ढेर होता देख परीक्षे को अपनी जान जिस्म से निकलती हुई महसूस हुई। कुछ देर पहले ही तो वो इससे खूबसूरत यादें बुनने को कह रहा था और अब एकदम से बेसुध हो गया था। अभी तो बहुत कुछ कहना था परीक्षे को इससे, बहुत सी फरमाइशें करनी बाकी थी, खुशियों भरे पल गुजारने बाकी थे। मैंने तुम सब से कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो फिलहाल। कंधे से परीक्षे का हाथ हटाते शामिर ने सर लहजे में कहा, मैं सब में शामिल नहीं हूँ शाह, प्लीज़। शामिर का खुद से दूर करना परीक्षे को दुखी कर गया, पर वो हिम्मत बंधाती शामिर को थामे टेबल तक ले आई। बाबा जानी, आप अद्दी के पापा की वजह से डिसहार्ट मत हों, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। आई हेट हर, उन्हें बाहर निकालें यहाँ से। कमरे में एक साइड पे खामोशी से बैठी परनिया, जो दोपहर से अमान के खिलाफ अपने दिल में भड़ास जमा कर रही थी, एकदम से निकाल बैठी। पर नादान बच्ची इस बात से अनजान थी कि वो जिसके बारे में इतनी नफरत से बोल रही है, वो तो इसके बाबा जानी को अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ है। शट अप निया, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब कहने की? शामिर तो किसी बड़े के मुँह से ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। निया तो फिर इसकी बेटी थी। भला वो अमान के लिए नफरत का इज़हार करती और शामिर खामोश रहता? बाबा, इन 3 दिनों में जितना शामिर ने परनिया पर अपना प्यार और शफ़क़त निछावर की थी, उसको देखते परनिया तो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके बाबा जानी उसे इतना बुरा डाँट भी सकते हैं। शामिर की धार से खौफज़दा होकर परीक्षे की टाँगों से लिपटती ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। "बब्बा की जान, इधर आएँ मेरे पास।" शामिर का चीखना और परनिया का रोना दरवाज़े से अंदर आते दानियाल से कुछ पोशीदा न रहा। बाबा ने डाँटा, मैं कटी हूँ इनसे। रो-रो कर दानियाल और उसके पीछे परेशान सी अंदर आती महर को देखकर निया ने दरपर्दा शामिर की शिकायत लगाई। उसे उम्मीद थी कि उसके बब्बा जैसे ज़ीनी, बुई और अयान, आचू और अच्छी को इसके कहने पर डाँट देते थे, इसके बाबा जानी को भी डाँटेंगे। आपके बाबा का अभी दिमाग ख़राब चल रहा है थोड़ा, इसलिए आप इनसे सुबह बात करना। ओके, आप जाओ मेहरानी के साथ। शामिर को कीनातोज़ निगाहों से घूरते दानियाल ने रोती हुई परनिया को बहलाया। आप भी आओ, बाबा का दिमाग ख़राब चल रहा है, वो आपको डाँटेंगे। महर की गोद में चढ़ी निया दानियाल को हाथ से पकड़कर खींचने लगी। आज अमान ने जो कुछ भी अयान के साथ बच्चों की मौजूदगी में किया, उससे सभी खौफ़ज़दा हो गए थे। निया को भी यही डर था, कहीं इसके बाबा जाने गुस्से में इसके बब्बा को कहीं मारने ना लग जाएँ। पर दानियाल ने उसे समझा-बुझाकर कमरे से भेज दिया। तुम सब गए क्यों नहीं? जाओ यहाँ से, ये जगह और इसमें तुम सबके लिए और मैं तुम सबके लिए सेफ नहीं। अपने चेहरे पर तपिश से शामिर जान गया था कि दानियाल उसे ही घूर रहा है। तभी तल्खी से कहते बिना किसी चीज़ को हाथ लगाए टेबल से उठ गया। सरदार शामिर, आज के बाद अगर मेरी निया को ज़रा बराबर भी डाँटा या इस पर गुस्सा किया, आई स्वेयर मैं तेरा मुँह तोड़ दूँगा। रही बात यहाँ से जाने की, तो सुन, कहीं नहीं जा रहे हम यहाँ से। दानियाल का दिल तो किया कि अपने अंदर का सारा गुस्सा सामने खड़े इस बेवकूफ़ इंसान पर निकाल दे, जो सबको खुद से दूर करने की ज़िद पर अड़ा हुआ था। सिर्फ़ कहने से ही तेरा दिल एक पल के लिए रुक गया था, तो सोच अगर वाक़ई चले गए तो क्या ये धड़केगा भी या नहीं? खुद पे ज़ब्त करते दानियाल सिर्फ़ इतना ही कह पाया, क्योंकि इससे ज़्यादा कहने की ना तो इसमें हिम्मत थी और ना ही शामिर में सहने की। दानियाल जितनी खामोशी से कमरे में दाखिल हुआ था, अपनी बात कहता उसी खामोशी से मुड़ गया। भाभी, आप परेशान मत हों, खाने के लिए इसे फ़ोर्स करना छोड़ दें, ये नहीं खाएगा। दरवाज़े के पास परेशान हाल खड़ी परीक्षे को देखकर दानियाल को बहुत तरस आया। अभी तो इसके चेहरे पे बहार आई थी और फिर से ख़ज़ा की आमद के आसार नज़र आना शुरू हो गए थे। झुके सर पर हाथ रखता दानियाल कमरे से निकल गया। हाय यंग मैन, हैव सम। रात का खाना किसी ने भी ढंग से नहीं खाया था, सिवाय फरगाम के। अभी भी वो फ्रूट सैलेड का बाउल अ, भ भरे अमान के सामने आकर बैठता उसे सुला मारने लगा, जो भूखा-प्यासा अभी तक हाल कमरे में ही बैठा था। ना तो वो खुद से किसी कमरे में आया और ना ही किसी ने उसे अंदर आकर आराम करने को बोला। वो सिर्फ़ एक बार अदन को ढूँढता टेरेस पर गया था, पर अपने मुतालिक अदन के ख़्याल सुनकर वापस हाल कमरे में आ गया। नो थैंक्स। फ़रगाम का हवेली में दनदनाना अमान के ज़ब्त को आज़मा रहा था, पर एक गलती के बाद अब वो दूसरी का मुतमनी नहीं हो सकता था। इसीलिए खुद पर पहरे लगाए मुख्तसर जवाब में उसे इग्नोर करना चाहा। तुम्हें तो मैं काफ़ी हद तक जान गया हूँ। चलो अपना तारुफ़ करवा दूँ, बल्कि सबका ही करवाता चलूँ। वो फ़रगाम ही क्या, जो सामने वाले की हालत को आज़माए बिना आसानी से छोड़ दे, अमान के जान छुड़ाने वाले अंदाज से अनजान बनता गुफ्तगू बढ़ाने लगा। वो मिनाल अली की वाइफ किचन से सब बच्चों के लिए दूध के मग लिए निकलती मिनाल की तरफ दूर से ही फरगाम ने इशारा किया। अली मेरा फ्रेंड। सर पे बैंडेज किए खुद को रोकने के लिए अपने पास तेजी से आते अली को देखकर फरगाम ने खामोश रहने का इशारा किया। मैं हारिब का फादर, और ये जो तुम्हें देखकर मुंह मोड़कर गई है, मेरी बीवी प्लस अरमान शाह, तुम्हारे छोटे ताया की बेटी हुरैन शाह है। हुरैन तो इससे सख्त नाराज़ थी, तभी अपने मुतारफ होने पर नाराज़गी जताती अंदर चली गई, जबकि अमान इस तारुफ पर शर्मिंदगी में घिरता चला गया। क्या कुछ नहीं कहा था इसने इन सबको? वो सब तो इसे बेइज्जत करने का हक रखते थे, पर हुरैन के अलावा बाकी सबने एक मुस्कुराहट से इसका खैर मुकद्दम किया था। हम गैर नहीं अपने हैं। अमान का शर्म से सुर्ख चेहरा देख फरगाम ने इसकी पीठ थपकते उसे रिलैक्स करना चाहा। वैसे मैं तुमसे बड़ा इम्प्रेस हूँ, आते साथ ही छक्का मार दिया। हम सबकी तो शामिर भाई से जान खुश्क होती है, और तुमने जो उन्हें सुनाई, वाह, दिल ही खुश हो गया। अमान ने जो कुछ शामिर से कहा फरगाम को लगा तो बुरा, पर इतना नहीं जितना बाकी सबको। वो तो सबके सामने भी अमान की ही फेवर करता इन तीनों भाइयों को गलत ठहरा रहा था, जिन्होंने बड़े होकर भी जीनिया के बचपने में इसका साथ दिया। अमान इतने टाइम बाद यहाँ किसी काम से आए थे या सब से मिलने? इससे पहले फरगाम की फराटे भरती जुबान
से कुछ ऐसा निकले कि ये जिन जो शाम से थम गया था, फिर से जाग जाए। अली ने मौजू ही चेंज कर दिया। अयान को सरप्राइज़ देने आया था और खुद ही सरप्राइज़्ड होकर रह गया हूँ। हॉस्पिटल बनवाना चाहता था, पर यहाँ इसकी अब ज़रूरत नहीं। सोच रहा हूँ कल वापस चला जाऊँ। दिमाग में कुछ सोचता अमान अली और फ़रगाम को अपने यहाँ आने का मकसद बताने लगा। गुड यार अच्छा सोच रहे हो, चले जाओ यहाँ पे रखा ही क्या है। एक पल को दोनों ही इसकी बात पर खामोश हो गए, फिर फ़ौरन ही फ़रगाम ने अपने ज़हन को झटकते खुश जोश से कहा, लेकिन अली तो कुछ बोल ही ना पाया। अदन के होते हुए अमान वापस जा सकता था, यही सोच अली के दिमाग में गर्दिश कर रही थी, जिसे वो चाहकर भी लफ्ज़ों में ना ढाल सका। बहुत खूब अमान शाह, ताले की आवाज़ पे तीनों ही दरवाजे की तरफ मुतवज्जह हुए, जहाँ आयशा चेहरे पर तमस्खरा लिए खड़ी थी। मुझे लगा था तुम में ज़रा सी इंसानियत अभी भी बाकी है, पर मैं गलत थी। उस बच्चे को किसके सहारे छोड़ रहे हो तुम, जो सिर्फ तुम्हारा ज़िक्र होने पर इतना खुश होता था। अयान में तुम्हें ढूँढता था, हर रोज़ तुम्हारी वापसी की दुआएँ माँगता। उसका क्या कसूर है? और ज़ीनी, बहुत बड़ी कीमत वसूल की है तुमने उससे मोहब्बत की। चले जाओ यहाँ से अमान शाह, पर एक बात याद रखना, अब अगर गए तो पलट कर वापस मत लौटना। आयशा तो अदन का हाल देखकर ही अफ़सुर्दा थी, जो अपने बाप को इस रूप में देख कर टूट गया था। सोने पे सुहागा अमान का वापसी का इरादा करना आयशा को जलाकर खाक कर गया। अमान पर अपनी भड़ास निकाल पैर पटकती वापस मुड़ गई। अयान की फ़ोटोकॉपी एक बार गलती करके भी कुछ नहीं सीखा जो एक और करने जा रहे हो। हर रिश्ते में लड़ाई झगड़े गलतफ़हमियाँ क्या कुछ नहीं होता। इसको सुलझाना या बिगाड़ना आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। पर सबसे कतई ताल्लुक़ कर लेना ये जायज़ नहीं है। जब यहाँ से गए थे तो अपने बारे में सोचा था तुमने। आज ज़ीनिया और अदन के बारे में सोचो। फ़रक़ान को जिस तरह परीशा अज़ीज़ थी, इसी तरह ज़ीनिया भी, और वो नहीं चाहता था कि अमान वापस जाने की गलती फिर से दोहराए। इसीलिए उसे समझाने की अपनी सी कोशिश करने लगा। थैंक्स भाई। अमान जो किसी अपने की ढारस के इंतज़ार में था, फ़रगाम का कंधा मिलते इसके गले लग गया। अली भाई ये बच्चा। अली और फ़रगाम से गले मिलते अमान की नज़र सामने खड़े बच्चे पर पड़ी, जो अली और अमान को घूरता नाराज़गी से बिना कुछ कहे अंदर चला गया था। सरदार शामिर का सबसे बड़ा फ़ैन है। इसके गुड बुक में फ़िलहाल तुम नहीं आ सकते। फ़रगाम ने अमान के कंधे पे हाथ रखते शरारत से अली को देखा। मेरा बेटा है राफ़े, अवॉइड करो इसे। राफ़े ने अली को मना किया था कि वो अमान से कोई बात नहीं करेगा, जब तक वो शामिर से माफ़ी नहीं माँग लेता, पर अब जो इसने अली को अमान के गले लगते दोस्ताना अंदाज में देखा तो अपनी नाराज़गी जताता वॉकआउट कर गया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की? निकल जाओ यहाँ से। फ़रगाम के समझाने और अदन के लिए अपनी वापसी का प्रोग्राम कैंसल करता अमान अपने कमरे की तरफ मुड़ा, पर अदन को एक नज़र देखने की खातिर वो बिना हिचकिचाए ज़ीनिया के दरवाजे पर दस्तक दे बैठा। हिम्मत की तो तुम्हारी दाद देनी चाहिए ज़ीनिया। अमान शाह, इतनी बड़ी बात और मुझसे छुपाई तुमने क्यों? अपने और गुस्से से देखती अपनी बीवी को दरवाजे से परे करते दरबार के साथ लगाए अमान ने तंज़िया अंदाज़ अपनाया। तुमने ही तो कहा था मैं सारी ज़िंदगी इसी दर पर रो के गुज़ार दूँगी। तुम पलटोगे नहीं। ज़ीनिया मेंटली प्रिपेयर थी अमान की मौजूदगी से अपने इर्द-गिर्द अमान के हाथों को झटकते इसके हसार को तोड़ती ज़ेनिया ने उसी की कही बात उसी के मुँह पे दे मारी। तो तुमने मुझसे इस बात का बदला लिया है? अमान का बस नहीं चल रहा था कि अपने सामने खड़ी औरत की फराटे भरती ज़ुबान गुद्दी से पकड़कर खींच दे, जो अपनी गलती पर बिना शर्मिंदा हुए इससे ज़ुबान दराज़ी किए जा रही थी। बदला सिर्फ़ तुम ही नहीं ले सकते अमान शाह। मत भूलो इस हवेली के तुम बेटे हो तो मैं भी बेटी हूँ। अपने बाजू पे अमान की उँगलियों के दबाव को बर्दाश्त करती ज़ीनिया ये भूल बैठी थी कि सामने खड़ा शख्स इसका शौहर है, जो जब चाहे उसे ज़ेर कर सकता है। बहुत बड़ी भूल की है तुमने, और मैं सज़ा दिए बिना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पर अभी मैं सिर्फ अपने बेटे से मिलने आया हूँ। तुमसे फुर्सत में मिलूंगा। स्लीपिंग सूट पहने दुपट्टे की कैद से आज़ाद अंगारे चबाती यही अंदाज तो देखने का अमान ख्वाहिशमंद था। खुद को बहकने से ना रोक पाते अमान जीनिया की ओर झुका। हद में रहो अपनी अमान शाह। मेरी मेरे कमरे में खड़े हो तुम, अपने बेडरूम में नहीं। जीनिया ने बर वक्त मुंह पीछे किया, नहीं तो अमान जसारत किए बिना रहता नहीं। हाँ 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 जीनी जीनी डार्लिंग, तुम भूल रही हो तुम्हारे इस कमरे में अमान शाह ने अपनी बीवी पे कितना हक जताया है। याद है या याद दिलाऊं? ज़ीनिया को खुद से करीब करके बाजुओं में जकड़ अमान इसके होठों को कैद में लेता अपनी बात का मतलब समझा गया। अमान शाह, बड़ी मुश्किलों से खुद को छुड़ाते ज़ीनिया अपने नाजुक से हाथ के मुक्के अमान के सीने पे बरसाने लगी। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई तुम में ज़ीनिया? अमान शाह, ज़ीनिया के हाथों को काबू में करते अमान ने बारी-बारी इन्हें चूमा। मुझे अच्छे लगे तुम्हारे ये खूनख्वार अंदाज। ज़ीनिया की आधी से ज़्यादा जान निकाल अमान ने उसे धक्का देते खुद से परे करते कहा, और बेड पर सुकून की नींद सोए अपने बेटे के पास बैठ गया। सॉरी जानू, आइंदा ऐसी मिस्टेक नहीं होगी। अदन को बिस्तर से उठाकर गले लगाए अमान ने शिद्दत जज्बात से चेहरा चूमते अपनी 5 सालों की प्यास बुझानी चाहिए। जैसे ही अदन नींद में कसमसाया अमान ने उसे वापस बिस्तर पर लिटा दिया। आराम से सो जाओ ज़ीनिया। अमान शाह, सिर्फ आज की ही रात है तुम्हारे पास सुकून की, क्योंकि कल से तुम सिर्फ सज़ा काटोगी अपने किए की। ज़ीनिया पर अपने इरादों को ज़ाहिर करता अमान कमरे से निकल गया, मगर पीछे मुड़कर देखना तक गवारा नहीं किया। जहाँ टूट कर रोती ज़ीनिया बिखर रही थी। इतना सब करने के बाद भी अमान ने अपनी गलती मानने के बजाय उसे ही कसूरवार ठहरा दिया था। चारों ओर तारीकी में डूबी रात हर जी रूह को अंधेरे में डिगो रही थी। वैसे भी सर्दियों की रातें बहुत जल्द शुरू हो जाती हैं, और गांव की रातें रातें तो शाम चढ़ते ही हर तरफ खामोशी बिखेर देती हैं। इस टाइम 10 बजे सारी हवेली में होका आलम था। कुत्तों के भौंकने और झिंगरों की बिनबिनाहट की आवाज़ों के अलावा कोई दूसरी आवाज़ का नामो निशान ना था। रात का ये
वक़्त सभी अपने-अपने कमरों में सोए हुए थे, मगर इस हवेली में एक शख़्स ऐसा भी था जिसकी आँखों से नींद और सुकून दोनों गायब थे। इतनी रात शाह कहाँ जा रहे हैं? अभी कुछ देर पहले ही परीक्षे पढ़निया को सुलाते शामिर को सोता देखकर लेटी थी, पर उसके कदमों को बाहर की ओर बढ़ता देख फ़ौरन से उठ बैठी। आयशा यार मुझसे नाराज़ क्यों हो? वो मुझे मार रहा था, इसमें मेरा क्या कसूर? तुम्हारे ख़्याल से मुझे भी उसे मारना चाहिए था। अयान, शामिर और अमान को लेकर पहले ही परेशान था। दूसरे आयशा बिलावजह का गुस्सा अयान पर निकाल कर इसका दिमाग ख़राब कर रही थी। हाथ 2-3 लगाते उसे ताकि उस सरफिरे का दिमाग ठीक होता। जानते हो अदन कितना हर्ट हुआ है इसके बिहेवियर से, और वो नवाबज़ादा जो फ़र्क पड़ा हो उसे, कल वापस जाने की बकवास कर रहा था। आयशा की नई इत्तला पर अयान चौंक गया। वो तो शाम से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला था। आयशा के बहुत फ़ोर्स करने पर रात का खाना भी अपने कमरे में बराए नाम ही खाया था। इस वक़्त उसमें ना तो घर बुलाए अपने मेहमानों से सामना करने की हिम्मत थी और ना ही अदन का, जिसे अमान के किस्से सुना-सुना कर उसने अदन को अमान की ज़ात से कभी फ़रामोश नहीं होने दिया था। रिलैक्स यार, तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो। ये अदन से आयशा की मोहब्बत ही थी जो अपनी बात पर अदन का रिएक्शन सोचकर ही आयशा की आँखें भीग गई थीं। अयान को आयशा की अपनों के लिए मोहब्बत पर ज़रा बराबर भी शक नहीं था। अगर अपनों की खुशी की दुआएँ अयान ने माँगी थी तो इस दुआ पे सबसे पहले आमीन कहने वाली इसकी ये बीवी ही थी। आयशा को रोता देख अयान बेचैन होता उसे चुप करवाने लगा। तभी दरवाजे के धाड़ की आवाज़ से दोनों हिलकर रह गए। नॉनसेंस, ये कौन सा तरीका है किसी के कमरे में आने का? लगता है बाहर से सारी तमीज़ भूल आए हो। नहीं, तुम तो शुरू से बदतमीज़ ही थे। अपने सामने खड़े अमान शाह को देख आयशा गुस्से से खोलती अयान के सामने ही बरस पड़ी। बदली तो तुम भी नहीं, कल भी इतनी ही बकवास करती थी और आज भी तुम्हारी बक-बक खत्म नहीं हो रही। और रही बात कमरे में आने की, तो शायद तुम भूल रही रही हो, ये मेरा और अयान का रूम है। अब अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से। आयशा के तंज पर उसे पूरा डालता अमान अपनी जगह जो किसी टाइम में उसकी थी पर लेट गया। अमान बिस्तर पर इस तरह लेटा था कि इसका सर अयान के घुटने के पास, जबकि बाजू अयान के गोद में घिराव हुआ था। और अयान जो आयशा को चुप करवाने के लिए बेड पर इसके बिल्कुल पास बैठा था। अमान के बिस्तर पर इतने पास गिरने पर आयशा को गुस्से में दूर खड़ा होता देख अमान को सरजनिश करने लगा। आज जो कुछ अमान ने इसके साथ किया उसे इसका भी तो गुस्सा था, जबकि अमान का रवैया ऐसा कुछ हुआ भी है बिल्कुल ज़ाहिर नहीं कर रहा था। यार अयान भेज इसे, मुझे अपनी जगह के बिना नींद बहुत मुश्किलों से आती है, जानता है ना तू? आयशा के 1-2 बार बेड से उठने का बोलने पर अमान ने बिना लिहाज़ किए उसे कमरे से गेट आउट होने का इशारा किया। अमान, ये सब क्या था? तू आराम से भी तो बोल सकता था। वो अब सिर्फ तेरी क्लास फेलो। अमान का कहना और अयान का इस पर खामोश होना था कि आयशा गोली की तरह कमरे से बाहर निकल गई, मगर जाते हुए अपने गुस्से के इज़हार के तौर पर धाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा बंद करना नहीं भूली थी। अमान के इतने बुरे अंदाज़ पर अयान ना चाहते हुए भी इसे टोकता समझाने लगा, पर अमान के अगले अमल ने इसे खामोश करा दिया। अमान, क्या हुआ है तुझे? तू रो। सॉरी यार, मैंने तुझे मारा, पता नहीं मुझे क्या हो गया था उस वक़्त, तुझे ज़्यादा लगी तो नहीं? अयान के गले लगकर रोता अमान बार-बार उससे माफ़ी ही माँगता रहा। कभी उसकी आँखों पे अपना रुमाल मुँह से गर्म करके रखता तो कभी फटे होंठ पर। अमान का अंदाज़े फ़िक्र ही ऐसा था जिसे देखकर अयान अपनी नाराज़गी चाहते हुए भी बरकरार ना रख पाया। रोना मुझे चाहिए और आँसू तू बहा रहा है, पागल, चुप कर, मुझे भी रुलाएगा? अमान के चेहरे पर प्यार से एक थप-थप लगाते अयान ने उसे अपने बाजुओं में भेजा। जा अब ज़ीनी के पास जा, मेरा तेरे साथ सोने का कोई इरादा नहीं। भाई को तो मना लिया था, पर अभी बीवी बाकी थी जो बहुत ख़राब मूड में कमरे से निकली थी। अयान आयशा की नाराज़गी के ख़्याल से बेचैन होता अमान को अपने कमरे में जाने का बोलने लगा। मुझे नींद नहीं आ रही, तू सुला दे मुझे। अमान अपनी आदत के मुताबिक अनसुनी करता अयान की गोद में सर रखे आड़ा ही लेट गया। दानी, तो यहाँ सबके सुकून के ख्याल से दबे पाँव किचन में आते शामिर ने जैसे ही लाइट ऑन की, किचन टेबल पर बैठे दानियाल को देखकर दरवाजे में ही स्टिल हो गया। आखिरी समय पर दोनों ही नाराज़गी में घिरे थे। बस फ़र्क इतना था कि दानियाल अमान की खातिर शामिर का सबके साथ बुरे रवैये पर नाराज़ था, तो शामिर अपनी ही ज़ात से खफ़ा था। जानता था तू आएगा, आजा साथ खाएं, मुस्कुराकर कहते दानियाल ने अपने सामने रखे ढके हुए खाने की तरफ इशारा किया। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं बस। शामिर तो किसी और इरादे से आया था, पर दानियाल को वहाँ देख वापस जाने के लिए पर तोलता दरवाजे से ही मुड़ने लगा। इन दोनों ने भी कुछ नहीं खाया, और तेरा जंगली न जाने सुबह भी कुछ खाया होगा इसने या नहीं। खाने के डोंगे से ढक्कन हटाते अपने लहजे को सरसरी बनाता दानियाल शामिर को जीनिया, अयान और अमान के भूखा होने का बताने लगा। किसी ने उसे कुछ दिया क्यों नहीं? शामिर को जीनिया और अयान के बारे में तो खबर थी कि आयशा और हुरैन ने उन्हें थोड़ा बहुत कुछ ज़रूर खिलाकर दम लिया होगा, पर अपने ज़िद्दी के बारे में तो वो अच्छे से जानता था। अगर नहीं कर दिया तो किसी की मजाल नहीं उसे कोई खिला सके। जो कुछ उसने किया मेरा नहीं ख्याल कोई इसकी शक्ल भी देखना पसंद करेगा। अमान के लिए शामिर की बेचैनी लहजे से ही वाज़िया थी। तभी दानियाल ने वार करना बेहतर समझा। बकौल दानियाल के ना बात करके दूरियां बढ़ाने से बेहतर है इंसान झगड़कर अपनी भड़ास निकालते नज़दीक आ जाए। दिमाग खराब हो गया है क्या सबका? तुम सब होते कौन हो अमान को कुछ भी बोलने वाले? जैसा दानियाल ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही शामिर का रिएक्शन था। सुनते साथ ही भड़क भड़क उठा। तो हम सब ने नाराज़ तू हम सबसे नाराज़ रह सकता है, पर अमान से नहीं। जा, तेरा चहीता अयान के रूम में है, आयशा को बाहर निकाल दिया है उसने। मैं खाना लेकर वहीं आता हूँ। इंसान की ज़िंदगी में हर एक की वैल्यूज़ अलग-अलग होती हैं, जिसे चाहकर भी कोई नहीं ले सकता। शामिर की ज़िंदगी में अमान वो एक ख़ास था, जिसे कुछ भी करने का हक था। वो अपना ये हक वसूल भी बहुत धड़ल्ले से करता था, और करता भी क्यों ना, आखिर वो अपने मीरू का जिगर था। इतना कुछ हो गया मेरे पीछे और तूने कभी कुछ बताया क्यों नहीं? गुस्सा इंसान की अकल को ऐसे खाता है जैसे ज़ंग लोहे को। अमान के गुस्से ने भी उसकी सोच ख़त्म कर दी थी।
मगर ठंडे दिमाग से सोचने पर उसे हर मामले में अपनी ही कोताही नज़र आई। गलती तो उसकी थी, उसने कौन-सा किसी के बारे में कभी पूछा था, जो अब वो ये सवाल कर रहा था। ज़ीनिया नहीं चाहती थी यार, और फिर तूने भी तो कुछ नहीं पूछा मेरे से। शामिर भाई का नाम तो तू सुनना भी नहीं चाहता था, तो फिर क्या करता मैं? अमान के पीछे गुज़रे 6 सालों की रवादात सुनाते अयान गमज़दा हो गया। क्या कुछ नहीं सहा था इन लोगों ने? शामिर का एक्सीडेंट, दानियाल की बीमारी, लोगों का इन्हें शामिर की गैर मौजूदगी में बेसहारा समझकर हवेली से निकालना, शामिर का जेल काटना, हर एक बात का बोझ उसने अमान के कंधों पे मिनटों में डाल दिया था। तू जानता है मैं क्यों चला गया यहाँ से? खफ़गी में इंसान को अपना रवैया दुरुस्त और सामने वाले की हर बात गलत नज़र आती है। पर जब गलतफ़हमी की पट्टी उतरती है तो इंसान को अपनी हर एक बात बेबुनियाद लगती है। इस वक़्त अमान को भी अपनी ज़िद में तबाह किए अपने खूबसूरत 6 साल बेबुनियाद लग रहे थे। काश वो अयान की तरह इस किस्से को लाइटली लेता तो वो अपने हिस्से की खुशियों से महरूम न रहता। आइडियल थे वो मेरे। इनके लिए तो मैं सबसे लड़ जाता था। जब ख़ानदान में कोई इनके बारे में कुछ गलत बात करता, मेरा दिल करता मैं इस इंसान को जान से मार दूँ। पर जब अपनी आँखों से देखा तो वो मंज़र मुझे आज भी नहीं भूलता। अयान, परीशा भाभी खून में लथपथ। अपनी बात पूरी करते अमान का लहज़ा कँपकपा गया। अमान की बात पर कँपकपा तो एक और भी शख़्स गया था, जो काफ़ी देर से दरवाज़े के बाहर खड़ा अपनी ज़िद्दी अपने जिगर की आवाज़ सुन रहा था। वो सब भाई ने नहीं किया था अमान। परीशा भाभी के साथ जो हुआ वो एक गलतफ़हमी थी। पर जब तक भाई उसे सुधारते बहुत देर हो चुकी थी। अयान अमान के दिल से शामिर के लिए दबा आखिरी काँटा भी निकाल देना चाहता था। अपनी गोद में सर रखकर लेटे अपने ट्यूनी की हर एक बात का खुलासा करता जा रहा था। शामिर भाई ने जो किया वो सब गुज़र गया, भाभी भूल चुकी हैं इस बात को, तो तू क्यों अपने दिल में दबाए बैठा है अयान? तूने जो आज कहा शामिर भाई से वो तेरी मार से ज़्यादा तकलीफ़देह है मेरे लिए। अयान के लहजे में अफ़सोस भर आया, इसने तो कभी शामिर के बारे में ऐसा नहीं सोचा था। जब से होश सँभाला, शामिर को अपनी परवाह करते देख दिल में इनका मशहूर ही रहा। पता नहीं अयान वो सब मैं कैसे कह गया, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं इनके बारे में। अमान भी गुस्से में इतनी बड़ी बात कह गया था, पर अब जब-जब उसे अपने अल्फाज़ याद आ रहे थे, वो खुद को ज़मीन में गिरता हुआ महसूस कर रहा था। "तू इनसे माफ़ी माँग ले, सब ठीक हो जाएगा अमान। चल अभी चलते हैं इनके पास।" अमान को अपनी गलती पे पछताता देख अयान जोश से कहने लगा। उसे 100% उम्मीद थी शामिर अमान को कभी झटकेगा नहीं। हमेशा की तरह इस बार भी दिल से गले लगा लेगा। मैंने बहुत उल्टी-सीधी हरकतें की हैं, पर माफ़ी कभी नहीं माँगी इनसे, तो अब कैसे माँगूँ? हर बार वही आते थे मेरे पास, तो फिर इस बार मीरू क्यों नहीं आए मेरे पास? अमान की बात शामिर के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई। अपनी भीगी आंखों में मुस्कुराहट सजाए शामिर दरवाजे को धकेलते अंदर आ गया। सोच रहा था कि तू बड़ा हो गया है, सॉरी करने नहीं तो लड़ने ही आ जाएगा, पर मुझे क्या मालूम एक बच्चे का बाप होकर भी तू अभी बच्चा ही है। शामिर को अचानक कमरे में आता देख अमान और अयान एकदम से खड़े हो गए। मीरू बस इतनी सी थी नाराज़गी। शामिर को अपनी तरफ मुस्कुराता देख अमान भागकर इसके गले लग गया। आई एम सॉरी मीरू, मुझे माफ़ कर दें, मैं वो सब नहीं कहना चाहता था। आई एम सॉरी मीरू। बच्चों की तरह फूट-फूट कर रोता अमान अपने साथ सबको रुला गया। बस जिगर अब और नहीं, तेरा मीरू सब बर्दाश्त कर सकता है पर तुझे रोते हुए नहीं। दानियाल के बताने पर जीनिया के अलावा सभी इस वक्त अयान के कमरे में जमा दोनों को देख खुशी के आंसू बहा रहे थे। टन टन टन, खाना टाइम, सच्ची में हम सबका भूख से बुरा हशर हो रहा है। रोने का सेशन तवील होते देख दानियाल ने चम्मच से गिलास बजाते खामोश माहौल में हलचल पैदा की। दानियाल भाई शामिर से अलग होते अमान दानियाल के गले लगा, जो इस वक्त अपनी बहन के बजाय इसका साथ देने की खातिर वहाँ मौजूद था। बस कर यार, हम तो भाई हैं, माफ़ी नहीं भी मांगेगा तब भी काम चला लेंगे, पर बीवी को मनाना सबसे मुश्किल काम है। ये सारी सोरी-शोरी तू इसके लिए बचा कर रख। दानियाल की बात सबके रूहान से चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेर गई। उसे मैं चिट्ठियों में मना लूँगा। अपने आँसू पोंछते अमान पुरानी जोन में वापस लौटा। इतनी खुशफ़हमी मत पालो। आयशा हालात को काफ़ी बेहतर होता देख खुश तो थी, पर उसने अभी तक अमान को माफ़ नहीं किया था। इसीलिए उसको ओवर कॉन्फिडेंट देख झट से बोली, उफ़! मेहर भाभी और परी भाभी, आप दोनों की मम्मा ने क्या खाकर पैदा किया था इसे? अमान की सबके सामने ऐसी बात पर मेहर और परीशा एकदम से सटपटा गई, जबकि आयशा अमान के साथ-साथ अयान को भी अपनी खतरनाक निगाहों की ज़द में रखती उसे कुछ बोलने ही लगी थी कि अमान ने उसे मुक्का ही नहीं दिया। जहाँ तक मेरी मिसेज़ को मनाने की बात है, तो अगर कहीं फँसा तो हुर्री आपी से हेल्प ले लूँगा। आखिर मुश्किल टाइम में बहनें ही काम आती हैं, क्यों हुर्री आपी? अमान का मान भरा अंदाज़ हुरैन इसके गले लगी हिचकियों से रो पड़ी। आखिर इसकी वापसी का उसे ही तो शिद्दत से इंतज़ार था। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड बच्चा पार्टी। नाश्ते की टेबल पर अमान की आवाज़ के साथ ही खामोशी छा गई। सब बच्चे अमान को हैरत से देखने लगे, जो शामिर के साथ वाली कुर्सी घसीट कर बैठ रहा था। मिन्हा ने तो अली का हाथ ज़ोर से थाम लिया था, जबकि अदन बारी-बारी सब बड़ों के चेहरे देखने लगा, जहाँ अमान की आमद से मुस्कुराहटें खिल रही थीं। क्या लोगे अमान? शामिर, जो अमान के आने से पहले अखबार की सुर्खियाँ पढ़ रहा था, उसे बंद करता अमान की तरफ मुतवज्जो हुआ। मीरू, आपका पराठा। सारी टेबल पर नज़र दौड़ाता अमान ज़ीनिया को शामिर के सामने गर्म पराठा रखता देख फ़ौरन से उसे उचकते बोला। शामिर को ज़ीनिया के हाथ का पराठा बहुत पसंद था। वो हवेली जितने भी दिन रहता, नाश्ता ज़ीनिया के हाथ का ही बना हुआ करता था। दानियाल और अयान कभी-कभार चख लेते, जबकि अमान को पराठे से सख्त चिढ़ थी, पर आज ज़ीनिया को मुतवज्जा करने के लिए खाने लगा। मेरे बाबा अदी के मीरू है, आपके नहीं, और ये मेरे बाबा का पराठा है, आप अपना लें। परनिया शामिर की डाँट की वजह से नाराज़गी के तौर पर इसके पास बैठने के बजाय दानियाल की गोद में चढ़ी उससे लड़ाइयाँ कर रही थी, पर अपने बिल्कुल सामने बैठे अमान की इस हरकत पर तड़क कर बोली, आपकी अदी से पहले ये मेरे मीरू थे, और जो मीरू का वो मेरा। अमान को तो चिढ़ाने में कमाल हासिल था। परनिया को
को चिढ़ाते इसकी प्लेट से ब्रेड स्लाइस उठाते पूरा मुँह में डाल लिया। बब्बा इससे पहले पहले तो पेनिया को कुछ समझ ही नहीं आया, पर अमान का भरा मुँह देख एकदम से रो पड़ी, जिस पर मुस्कुराते दानियाल ने उसे गले से लगाकर खामोश करवाया। दानियाल भाई, ये पटाखा सी चिड़िया किस पर चली गई है? मोटी-मोटी आँखों में आँसू के साथ घूरते दानियाल के हाथ से इसके स्लाइस की बाइट लेती निया ने खुद को पटाखा कहने पर शामिर को ऐसे देखा जैसे मकसद अमान की शिकायत लगाना हो। हा हा हा, अमान मामू ये चिड़िया नहीं चमगादड़ है, हर वक्त ची 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 ही करती रहती है। इससे ज्यादा हारिब खुद को खामोश नहीं रख सकता था, और फिर जहाँ बात पढ़निया की हो, हारिब का बीच में नुक्ताचीनी करना जरूरी होता था। तुम क्या हो, मोंकी जिराफ? पापा देखे ना सबको, शामिर की तरफ से मायूस होते पढ़निया ने दानियाल को बीच में घसीटा। आज ना तो परीक्षा इसकी फेवर कर रही थी और ना ही इसके फेवरेट आची अचू, बस सब मिलकर मुस्कुराते माहौल को एंजॉय कर रहे थे। खबरदार किसी ने मेरी प्रिंसेस को कुछ कहा तो। पन्निया के रोने का सेशन स्टार्ट होता देख दनियाल ने मसनूई डांटते हुए सबको खामोश करवाया। आप जानना चाहते हैं ना मैं किस पर गई हूँ? तो सुने, मैं अपने बाबा सरदार शाहमीर पर गई हूँ। पिकाचू अपनी नाराजगी भूलती पन्निया सर को फखर से अकड़ा कर कहती शाहमीर को हैरान कर गई। जिस मान से इसने खुद को सरदार शाहमीर की बेटी कहा था, अल्लाह ना करे अगर कभी इसे सच्चाई मालूम हो गई तो। इसी सोच ने शाहमीर के मुस्कुराते चेहरे को सफेद कर दिया था। अपने कंधे पर किसी नरम दबाव ने उसे गर्दन मोड़ने पर मजबूर किया। जहाँ खड़ी परीक्षे उसकी फीलिंग्स को समझती, उसे आंखों के इशारे से संभलने का बोली। पिकाचू ये क्या है भई, और ये किसने कहा मुझे कहने को? पन्निया समेत सबको नासमझी का तासुर देते अमान अयान के कहके पर गुस्से से पन्निया को डराता जोर से बोला। आची ने अमान के इतने मिसबिहेवियर पर आयशा ने ही सब बच्चों को कह ये नाम बच्चों को कहने का कहा था, इसीलिए सब बच्चे कोर्स में बोले। बेटा आची नहीं अच्छी। आयशा की शरारत समझते अमान अपने साथ बैठे अयान के हाथ पर हाथ मारता जोर से हंसा। हमारी प्यारी सी चिड़िया, आप अपने बाबा जैसी नहीं बल्कि जीनी पुई जैसी हो, थोड़ी सी नकचिड़ी, थोड़ी सी जिद्दी, पर बहुत प्यारी, बहुत मासूम प्यारी सी। निया के गुस्से से फूले फूले गालों को खींचकर कहते अमान ने जीनिया को अपनी नज़रों की जद में रखा, जो खामोशी से सर नीचे किए अपने साथ साथ अदन को भी जल्दी जल्दी नाश्ता करवाने में लगी हुई थी। इनफ भाई, मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है, चलो अदन। नाश्ते से हाथ रोकती जीनिया ने अदन को चलने का हुक्म दिया, जो माँ की बात सुनते दूध का आधा गिलास टेबल पर रखता खड़ा हो गया। अमान जब से टेबल पर आकर बैठा था, एक बार के बाद अदन ने सर उठाकर इसे देखा तक नहीं था, जबकि अमान की ठहर ठहर कर नजर इन दोनों माँ बेटे पर ही आकर रुक रही थी। जीनिया, हम आज जा रहे हैं, तुम ना जाओ कल चली जाना। जीनिया के उठते ही टेबल पर होने वाली खामोशी को हुरैन ने तोड़ा। सॉरी हुरैन आपी, मेरी वजह से कॉलेज में सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, मुझे जाना होगा। आप सब खैरियत से पहुंचकर मुझे कॉल कर दीजिएगा। हुरैन और मिनाल से मिलकर अली और फरगाम से सलाम दुआ लेती जीनिया ने बच्चों को प्यार किया। बुई, आप अदन को ना लेकर जाएं, आज तो हम चले जाएंगे, उसे हमारे साथ कुछ और टाइम स्पेंड करने दें प्लीज। अदन का उतरा चेहरा देख राफे ने जीनिया से रिक्वेस्ट की। पढ़निया की देखा देखी सब बच्चे ही जीनिया को बुई कहने लग गए थे। जीनिया कैसे जाओगी, मेरा वेट करो, मैं आता हूँ बस। अदन को इजाज़त देती जीनिया अयान की आवाज़ पे मुड़ी, पर इसके साथ बैठे शख्स को मुकम्मल नज़रअंदाज कर गई। नहीं अयान, मैं छोड़ आऊँ? मुस्कुराकर अयान से कुछ कहती जीनिया को देख अमान उसे चिढ़ाए बिना ना रह सका। अयान, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रही हूँ, जल्दी आओ। आज सुबह से अमान को हक से हवेली में दंदनाता देख जीनिया समझ गई थी कि शाहमीर समेत सभी उसे माफ़ कर चुके हैं। बिना किसी से शिकवा किए जीनिया खामोशी से रूटीन के अपने काम करती, सब कुछ नज़रअंदाज करने पर मजबूर थी। हाय जालिम, मार डाला। अमान का ये जुमला और टेबल पर दबी दबी हंसी की आवाज़ें जीनिया को कमरे से निकलते हुए सुनाई दी। अपने आप को बर्दाश्त की आखिरी मंजिल पर महसूस करती जीनिया पैर पटकती बाहर निकल गई। इंसान बनकर उसे मनाओ और मेरे जाने के बाद उसे तंग मत करना, नहीं तो परी से एक लगा देना। अमान का कान खींचते हुरैन ने उसे एक लगाई। ठीक है, नहीं तंग करता, पर आप लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? कुछ दिन और रुक जाएं। अमान उनके जाने का सुनकर अफसुर्दा हो रहा था। इनके जाने से एकदम से खामोशी जो हो जानी थी। इतनी जल्दी? भाई मेरा बाप मुझे ऑफिस से निकाल बाहर करेगा, कुछ तो रहम करो मेरी हालत पे। फरगाम को तो सुनते साथ ही अच्छू लग गया। यार अब नहीं रुक सकते, पहले ही काफ़ी दिन का स्टे हो गया है, अब बस जाएंगे, बच्चों के भी स्कूल्स ओपन हो रहे हैं। तुम सब प्लान बनाओ ना शहर का, कुछ हमें भी मेहमान नवाजी का मौका दो। अली ने फरगाम का कंधा थपकते अपनी मजबूरी बताकर माजरत कर ली। ज़रूर अली, क्यों नहीं, वैसे भी मेरा इरादा तो शहर शिफ्ट होने का है, बाकी ये लोग जो फैसला करें इनकी मर्जी। शाह ने सब पर अपना इरादा जाहिर करते आने की हामी भरी। अब तुम्हें क्या मुसीबत आई है, क्यों भाई से कह नहीं देती अपने दिल की बात? मिनाल और हुरैन जो अपने बैग्स ले जाने के लिए रेडी थी कि मर्दान खाने से एक एक कप चाय की फरमाइश पर एक दूसरे को देखती लाउंज में रखे सोफे पर बैठ गईं। कहाँ तो ये दोनों जाने की इतनी जल्दी मचा रहे थे कि पैकिंग में आयशा, महर और परी को भी साथ लगना पड़ा, और अब मज़े से खुद फरमाइशी प्रोग्राम बना रहे थे। महर चाय का ऑर्डर मिलते ही किचन में चली गई ताकि अपनी निगरानी में बनवा सके। बाकी सब परीक्षे को घेर कर बैठ गई। तुम पागल हो गई हो, और आहिस्ता बोलो, और मैंने कब कहा तुमसे ये सब? हुरैन के उल्टे सीधे मशवरों को सुनती परीक्षा एकदम से परेशान होती हुरैन का हाथ पकड़े उसे रोकने लगी, जो शामिर के पास जा रही थी। मैडम, तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर हो रहा है, बताने की तुम्हें जरूरत नहीं। परीक्षा का शर्म से लाल चेहरा देख मिनाल ने दिल में इसकी खुशियों की दुआ की। पर मैं आप बकरी की तरह मैं ही करती रहेंगी क्या सारी जिंदगी? बोल देना भाई को, इसमें कौन सी बड़ी बात है? परीक्षा की हिचकिचाहट पर आयशा न चाहते हुए भी इन दोस्तों के बीच बोलने पर मजबूर होगी। हाँ वाकई कोई बड़ी बात नहीं
नहीं, ये भी सुबह-शाम अयान से इज़हारे मोहब्बत ही करती रहती है। सोफ़े के पीछे से आवाज़ के साथ अमान का चेहरा भी उभरा, जिसे देखकर सभी चीख पड़ीं। हद है, कुछ अच्छा समझाने के बजाय इन्हें प्रेशराइज़ कर रही हैं आप सब मैडमें। परीशे के पास सोफ़े पे अपने लिए जगह बनाता अमान इनके आइडियाज़ को दोहराता मज़ाक उड़ाने लगा। तुम पहले अपना मसला तो सुलझा लो, देखना देखा नहीं ज़ीनिया तुम्हें साफ इनकार करके चली गई। आयशा को अमान की मौजूदगी इस वक़्त ज़हर से ज़्यादा बुरी लगी। भला लड़कियों में इसका क्या काम? बाहर सब मर्दों में जाकर बैठे। क्या हो जाता जो अगर ये गूंगी पैदा हो जाती? आयशा का वार और अमान आराम से सह जाए नामुमकिनात में से एक था। हाँ, डॉक्टर आयशा उसको मनाना कोई मुश्किल नहीं, मेरे लिए ऐसे मना लूँगा। अमान ने अपने हाथ को चुटकी के अंदाज़ में बजाते आयशा के सामने लहराया। प्रूफ़ दो फिर बात करना। आयशा ने भी नाक पर से मसनूई मक्खी उड़ाई। ओके, आई हैव नो इश्यू, कुछ मंथ वेट करो, प्रूफ़ सबसे पहले तुम्हें ही मिलेगा। आखिर डॉक्टर जो हो। अमान की बात ही ऐसी थी कि सबका मुँह खुला का खुला रह गया। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? आयशा जो अमान को सब सुनाने के मूड में थी, शाहमीर को आता देख खामोश हो गई। शाहमीर ने सबको सर जोड़े बैठा देख तो दूर से ही कहता हुआ इनके पास आया। जी भाई, बस हम आ ही रहे थे। मिनाल और हुरैन तो शामिर को मौजूद देखकर जाने के लिए खड़ी हो गईं। वैसे कर क्या रहे थे तुम सब यहाँ? कुछ याद आने पर शामिर वापस के लिए मुड़ते हुए रुक गया। कुछ नहीं भाई, ये सब भाभी को उल्टी-सीधी पट्टियाँ पढ़ा रही थी। वही हुआ जिसका डर था। अमान से किसी बात पर खामोशी की तवक्को ही सबसे बड़ी भूल थी। बाहर जाने के लिए खड़ी होती सब लड़कियाँ एक-दूसरे को देखकर रह गईं। परीशे भाभी की एक प्रॉब्लम थी जो इनसे सॉल्व नहीं हो रही थी, तो ये सब अपनी समझ के मुताबिक मशवरों से उन्हें नवाज़ रही थी। शामिर के घूरने पर अमान ने शराफ़त का मुज़ाहरा किया। कौन-सी प्रॉब्लम? भाई हम चलते। वेट, हुरैन को टोकते शाहमीर परीशे के पास आया, जो शाहमीर के सामने बात खुल जाने के डर से अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ रही थी। परी, क्या बात तुम्हें परेशान कर रही है? बताओ मुझे। शाहमीर ने चेहरे से घबराहट को झटकती परीशे को कंधों से मजबूती से थामा। इस वक्त शाहमीर के लहजे में एक तहफ़्फ़ुज़ था जो परीशे को अपने गिर्द महसूस हुआ। वो शाम है, मीरू परी भाभी आपको आई लव यू कहना चाह रही थी, पर उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि कैसे कहें। मैंने कहा कि जाओ और मीरू को हक कर दें। आगे मीरू समझदार है, खुद समझ जाएंगे। परीशे को हकलाता देख अमान ने इसकी मुश्किल मिनटों में दूर की। शामिर सबकी दबी-दबी हँसी को सुनता अपनी परी को निगाहों की ज़द में लिए खड़ा मुस्कुराता रहा, जो अपने हाथों को मसलती दिल ही दिल में अमान को कोस रही थी, जिसकी ज़ुबान रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आई लव यू कहना कोई इतना मुश्किल काम थोड़ी है, अमान ने अगली बार शामिर को देख मुस्कुराते हुए कही, जैसे ये जुमला खालिस इसके लिए बोला हो। अमान की शरारत समझते शामिर सर को झटकता बाहर चला गया, पर अपने पीछे अमान की दुर्गत बनने की आवाज़ें सुनना नहीं भूला। जारी है।